जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने कनकरेंट का कंसेप्ट क्या है, व्हेन थ्री लाइंस आर सेड टू बी द कनकरेंट, इसकी बात हमने की थी। और उस रिजल्ट पे एक आध क्वेश्चंस हमने पिकअप किया था, लगाया था। अब अगेन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो रिजल्ट्स हैं उस रिजल्ट्स के बारे में और थोड़ी बात कर लें, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बची है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अक्सर यूज होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू दैट ए लाइन, कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर अगर लेंथ ड्रा करते हैं तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये जो मेरा लेक्चर है ना उस चीज पे डिपेंडिंग है। हालांकि इसको निकालने का, परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का बहुत सारे हमारे यहाँ टूल्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उसमें जो कॉमनली मेथड जो स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर स्टूडेंट के लिए यूज किया जाता है, उसी मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे। बहरहाल दूसरे मेथड से भी निकालते हैं तो उसको भी हम लोग फर्दर वे डिस्कस करेंगे, इस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम परपेंडिकुलर लेंथ कैसे एक कॉमन वे में निकालते हैं उसकी हम बात करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ए पॉइंट टू ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारे टॉपिक्स है। परपेंडिकुलर, तो हमने बताया था कि मैं ये सिंबल यूज करता हूं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, कोई पॉइंट्स हमारा x1 y1 है, टू द लाइन, और जो लाइन है हमारी, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो चलते हैं, थोड़ा फोटो की बात कर लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फोटो ड्रा कर लिया जाए, देखते हैं क्लियर हो जाए थोड़ा। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये हो गया घर, ठीक है। अब ये हमने कोई एक लाइन ले लिया, बताया था सुविधा के लिए लाइन ड्रा करते रहिए। ये हमारी कोई लाइन ए एल एम है, और ये इंटरसेक्ट पार्ट इसके ए है और बी है, दिस लाइन हमारी ए। अब किसी पॉइंट यहाँ पी से जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ये गिवन होगा, इस लाइन ए बी पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। चलिए परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर दिया, दिस मतलब ये 90 डिग्री है, ये हमारा एन। अब हमने क्या किया ना कि P से A को मिला दिया, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया और इसका कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है। तो जब हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया तो PAB हमारा एक ट्रायंगल हो गई। अब हम इस ट्रायंगल का यूज करते ही ना लेंथ PN निकालते हैं। अच्छा, कैसे ट्रायंगल का यूज करते हुए PN लेंथ निकालते हैं, देखते हैं इसकी खूबसूरती क्या है, हाउ कैन यू फाइंड। चलते हैं पहले इंटरसेक्ट पार्ट में इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे उसकी बात कर ले। जो लाइन है हमारी वो है ए है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, y इज इक्वल टू, दिस इज द माइनस a बाई बी इंटू एक्स एंड माइनस सी बाई ए, ये वैल्यू हो गई, ये आ गई। अच्छा, तो स्लोप के फॉर्म का हो गया, बट अगर हमें इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सी को इधर लेके चले जाए तो ये हो गया ax प्लस बी वाई माइनस सी से डिवाइड कर दिया जाए तो x अपन, अब मैं ताबड़तोड़ लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस सी वाई ए प्लस वाई अपन, अब ये हो जाएगा माइनस सी वाई बी इज इक्वल टू, ये हो गया एक स्लोप के फॉर्म का हो गया, एक इंटरसेप्ट फॉर्म का हो गया। तो मेरी यहाँ जरूरत इंटरसेप्ट फॉर्म की है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट्स एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट पार्ट है, मतलब एक्स अपन ए प्लस वाई बाई बी, दिस इज द इंटरसेप्ट पार्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये हो गया माइनस सी बाई ए एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट 0 है, तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा माइनस सी बाई ए कामा 0। अच्छा, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट तो 0 होगा, और ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है वो ये होती है माइनस सी बाई बी। अब तो एक कॉमन चीज हो गई है स्टूडेंट के लिए, हम लोगों ने काफी इस पॉइंट पे विभिन्न लेक्चरों में बात की। ये हो गया हम लोगों का कोऑर्डिनेट निकल गया। अच्छा, एक और हमने बात की थी एरिया की, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द एरिया। जैसे मेरी यहाँ ट्रायंगल है हो गई, अगर मैं इसको थोड़ा इसको अलग बना दूं, इस जो फिगरों का मायाजाल हो गया है थोड़ा मैं अलग कर दूं अगर, तो फिर ये हो गया P का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, ये कोऑर्डिनेट 0 माइनस सी बाई बी हो गया, और ए का कोऑर्डिनेट माइनस सी बाई ए कामा 0 हो गया। ये x1 y1 है। चलिए मैं इसका नाम x2 y2 कर दूं, नामकरण संस्कार कर दूं,
और इसका तो x3y3 कर दे। अच्छा कुछ भी कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बट मैं यहाँ फार्मूला यूज करने वाला हूं तो मैं ऐसा लिख रहा हूं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे ये निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB क्या होगा, और PAB हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये x1, उसके बाद जो y का कंपोनेंट शुरू होगा उसका जो सफिक्स होगा वो y2 माइनस y3, ये प्लस अगर x2 लिखे हैं तो x2 में के बाद y का सफिक्स क्या आएगा, y3 आएगा, तो y3 माइनस y1, प्लस अगर x3 लिखते हैं तो यहाँ जो भी कुछ लिखेंगे 3 सफिक्स नहीं होना चाहिए, तो x3 के बाद जो आएगा ना y का वो y1 माइनस y3, नहीं ये 3 है यहाँ तो 2 हो जाएगा। दिस इज इन द एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हमने ट्रिक बताया था याद करने के लिए जब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला हमने निकाला था। अच्छा वहाँ इन डिटरमिनेंट फार्म में भी लिखते हैं, और डिटरमिनेंट फार्म में ये होता है, अगर मैं उसको लिख दूं तो हाफ ये x1 y1 1, ये x2 y2 1, ये x3 y3 1, ये होता है, इससे निकाला भी जैसे। पर दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB। अब क्या करना है, यहाँ x1 y1 x2 y2 जो यहाँ नाम लिखे गए हैं इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बस चलते हैं सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये हमारा x2 y2 यस, चल ये हो गया 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होती है निगेटिव नहीं होती है, तो उसके लिए उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखते हैं। तो s ये x1, तो x1 हम यही x1 y1 यही है, तो दिस इज द x1। अच्छा y2 माइनस y3, y2 मैंने ये दिया है और y3 ये, तो माइनस c/b माइनस 0 ये हो गया, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2, तो y3 ये है माइनस y2, तो y3 0 और माइनस y2 यहाँ अगर करेंगे नहीं ये x2 y3 माइनस y1 सॉरी, तो y3 हो गया, दिस इज द 0 माइनस y1, दिस ये हो गया। अच्छा x2 की तो वैल्यू है हमारे पास, x2 की वैल्यू 0 है, तो दिस इज द 0 ही। अच्छा 0 से अगर किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है, बहरहाल चल देते हैं आगे चलते हैं, प्लस ये x3 है माइनस c/a ये हो गया, इंटू y1 माइनस y2, तो y1 वही है माइनस y2 यह क्या है दिस माइनस c/b, और माइनस ऑलरेडी है तो पता है दो बार माइनस होगा तो कौन सा ये गुल खिला देगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस c/b यस। तो ये हो गया हमारा 1/2, अगर सॉल्व कर लें तो ये हो गया हमारा माइनस cx1/b दिस, ये तो 0 हो गया तो इनकी खेल समाप्त हो गई यहाँ पे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस cy1/a एंड माइनस दिस इज द c² ये हो गया। अच्छा सब माइनस है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, तो डेफिनेटली माइनस हम बाहर कर लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1 कॉमन कर लिया जाए, और आपको माइनस c अगर मैं कॉमन कर लूँ यहाँ से तो ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, x1/b प्लस y1/a और प्लस c/ab ये होगा। अच्छा अगर इनका मैं एलसीएम ले लूं यही ताबड़तोड़ तो ये हो गया 1/2 माड क्या होगा, एलसीएम ए भी हो गया। अब ये c को मैं अगर माड चलते हैं, c यही रहने देते हैं, c दिस c पॉजिटिव हो गया, माइनस बाहर हो गया एब्सोल्यूट के, b भी कैंसिल तो a x1 हो गया, यहाँ से a कैंसिल तो यहाँ b y1 हो गया, और यहाँ a b कैंसिल तो यहाँ प्लस c हो गया, ये हो गया दिस। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरी बन के आई, मुझे उम्मीद है कि लिसनर जो होंगे इसको नोट कर लिए होंगे, तो ऊपर थोड़ा मैं डिलीट कर दूं, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB आया वो क्या आया भाई, अब यहाँ मैं लिख दूं, इनको भी डिलीट करूं, ये भी डिलीट करूं, अब थोड़ा मैं ऊपर से लिखना शुरू यस। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग
PAB निकाल रहे थे, RPBA, वो क्या आया, ये वो आया 1/2 मॉड ऑफ, ये हो गया CAB, और अंदर जो आया AX1 प्लस BY1 प्लस दिस इज द C, ये मेरी वैल्यू आ गई। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ये चीज अगर यहाँ देखा जाए तो इसके अंदर जैसे ये आया हुआ है, जैसे लग रहा है कि x1 y1 ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, क्योंकि ये x1 प्लस BY1 प्लस C अगर लाई कर जाएगा ना तो वैल्यू ये मेरी 0 हो जाएगी। तो बहरहाल ऐसा नहीं है, वहां किसी लाइन को उसी पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ जो होगी वो 0 हो जाएगी। चलिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये तो मेरी हो गई एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। मुझे PN निकालना है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा टारगेट है। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द PN हियर। PN मुझे फाइंड करना है। तो एक और मेथड होता है जो स्कूल स्तर से, 9th स्तर से बच्चे जियोमेट्री में सीखते चले आते हैं, वो ये है कि एक और तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB कैन आल्सो बी रिटन एज 1/2 होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। ये होता है ना आधार इंटू लंब की जो बात होती है। तो बेस हमारा हो गया यहाँ AB, और जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो यहाँ दिखाई दे रहा है PN। PN इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू AB, और मेरा टारगेट यही है, मेरी मंजिल यही है, मुझे PN की ही तलाश है। इसी तलाश को हमें यहाँ पूरा करना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा। हाफ हो गया। अच्छा, AB का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B, और ऑलरेडी पॉइंट्स मेरे गिवन है, तो कैसे निकालते हैं, अंडर रूट वही x1 माइनस x2 स्क्वायर, मतलब x कंपोनेंट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का जो स्क्वायर होगा उसके डिफरेंस का स्क्वायर लिखते हैं। तो लिखिए यहाँ x कंपोनेंट का डिफरेंस माइनस C/A माइनस 0, तो माइनस C/A माइनस 0, इसका स्क्वायर हो गया दिस, प्लस y कंपोनेंट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 0 प्लस C/B का स्क्वायर, ये हो गया। क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हो गई 1/2 अंडर रूट, दिस इज द C स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई B स्क्वायर, ये हो गया हमारा, सॉरी दिस इज द C स्क्वायर। तो थोड़ा और इनको मैथमेटिक्स की दुनिया में थोड़ा काट छांट दें, काट छांट के थोड़ा इनको खूबसूरत बना लें। खूबसूरत इन द सेंस उसको थोड़ा और मैं इजी कर लूं, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैसे आ जाएंगे, तो उसको देख लें। तो मेरा ये हो जाएगा हाफ, इसका C स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और A स्क्वायर अगर B स्क्वायर मैं यहाँ LCM की बात कर लूं तो ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो हुआ। तो ये हो गया 1/2 C अपॉन AB और अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये मेरा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। ये हो गया, ये आ गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अभी ये निकाला हुआ है, तो PAB ट्रायंगल तो एक ही है, तो किसी भी मेथड से निकालिए एरिया तो वही आएगी। सिंस PAB है ओनली वन ट्रायंगल, तो एरिया ऐसे निकाला वैसे निकाला, किसी भी फार्मूले से आप निकालिए, क्या फर्क पड़ता है भाई, किसी भी फार्मूले से निकालेंगे एरिया का ट्रायंगल तो ही रहेगी। तो हमने एक A निकाला और एक A निकाला है, तो डेफिनेटली ये दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि एरिया तो PAB एक ही है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। और हमने ये जो निकाला है हाफ, अच्छा चीज है थोड़ा छोटा रह गया ना, दिस इज द PN यहाँ इंटू PN इंटू PN, ये हो गया मेरा दिस। तो इसको और इसको इक्वल कर दिया जाए तो देखा जाए क्या आता है, व्हाट। अच्छा, मैं इनको घर को डिलीट कर दूं, जरूरत पड़ेगी तो खट से तुरंत बना देंगे, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का घर बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो चलते हैं, देखते हैं इक्वेटिंग दिस एंड दिस, क्योंकि उनकी एरिया एक ही है, तो फिर क्या आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 1/2 C/AB अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू PN, दिस इज इक्वल टू दिस एरिया हाफ मॉड ऑफ C अपन। अच्छा, एक बात और लेना कि यहाँ CAB पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो ना, जब स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब बाहर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ बात जो वर्क कर रहे हैं ना, वो हम लोग एरिया और लेंथ की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री की दुनिया में जब भी एरिया और लेंथ की बात होती है ना, तो वो चीज पॉजिटिव हो जाती है।
तो ये हो गया हाफ सी अपॉन ए बी दिस इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी दिस, क्या क्या कैंसिल होगा, हाफ दिस, ये कैंसिल, क्या बचा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। तो दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम पी टू द लाइन ए बी इज इक्वल टू यानी पी एन mod of ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. So this is the required formula to find the perpendicular length from any given point to any given line. तो किसी भी पॉइंट से हम लोग लाइन पे अगर डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर तो यूज दिस फार्मूला, जहां लाइन का इक्वेशन हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अच्छा, थोड़ा हम यहाँ याद करने और इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, क्योंकि बिगिनर स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को अप्लाई करता है ना, बहुत जगह इधर का उधर लिख देता है, दाएं बाएं चीजें हो जाती हैं, वो ए बी और एक्स वन बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो स्टूडेंट हमेशा यहाँ ध्यान दें कि ए और बी क्या है इन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जब आप जनरल इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन लिखते हैं तो वहां ए एंड बी जो है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए, द कोफिशिएंट ऑफ y इज b, ऑलवेज कीप इन माइंड। अच्छा, c पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है और वो ये फॉर्म होना चाहिए। तो वहां हो गया मेरा ax1 और x1 और y1 क्या है कि जिस पॉइंट से हम लाइन पे परपेंडिकुलर लेंथ ड्रा कर रहे हैं वो हमारा x1 y1। तो ये x1 y1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि x y का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया गया है। तो ये मेरी बात है। अच्छा, एक बात और हो सकती है कि अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ की बात करूं, कोई भी लाइन है, लाइन कहीं से भी पास कर रही है, कोई मतलब नहीं। अगर मैं ये बात करूं कि किसी लाइन पे, लाइन वही है मेरी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर लेंथ की बात करें तो कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड। तो ओरिजिन का मतलब हमारा क्या होगा कि ये जो x1 y1 होगा ना, दिस इज द 0 0, ये 0 हो जाएगा इस पॉइंट से। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंथ यानी pn जो भी होगा, चलिए ये तो वही होगा, तो a इंटू 0 मार्ग में लिख दिया प्लस b इंटू 0 प्लस c अपॉन अंडर रूट वाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट वाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया, मॉड ऑफ c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मीनिंग ये हो गई कि 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई एक लाइन आप लिख दीजिए, एनी रिलेशंस लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई ऑलवेज रिप्रेजेंट ए लाइन, एक लाइन है ये। अब जैसे मुझे ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगा ओरिजिन से वो मॉड ऑफ c मतलब मॉड ऑफ -4 अपॉन अंडर रूट a मतलब ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस b मतलब y कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो ये मार्क जब हटेगा तो 4 हो गया, अंडर रूट 13 हो गया। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर लेंथ। तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि जब भी मुझे परपेंडिकुलर लेंथ की बात आए किसी पॉइंट से तो नाउ यूज दिस फार्मूला, हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। और कैसे क्वेश्चंस लगाए हैं तो दैट इज इजी हियर, कि कोई पॉइंट दिया होगा, कोई लाइन दिया होगा और यूज ओनली दिस, यू फाइंड इजीली फाइंड द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन। अब जैसे हम यहाँ एक क्वेश्चन ही थोड़ा हल्का सा क्वेश्चन अगर दे रहे हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, ये क्या है कि एक पॉइंट P हो, लैंग्वेज लिखने की हो सकती है अपनी, बड़ी बड़ी लैंग्वेज, कोई फर्क नहीं है, मैथमेटिक की आत्मा तो ये, कोई पॉइंट P गिवन है 1 और एक कोई लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई आपसे पूछे कि परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ से क्या होगा, तो फिर ताबड़तोड़ शुरू हो जाएगी। ये क्या है, x कोफिशिएंट 1 इंटू, अब मार्ग में करिए x1 1 प्लस b y कोफिशिएंट 1 y1 1 प्लस c 1 अपान ये हो गया अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 1, तो क्या हो गया 1 1 1 3 बाई रूट। तो दिस इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन। तो मुझे उम्मीद है कि लिसनर ये जो परपेंडिकुलर लेंथ था, जो एक बचा रह गया था फार्मूले में, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे फर्दर अवे आगे,
कि फैमिली ऑफ द स्टेट लाइन्स में हम लोग कैसे निकालते हैं। इस लाइन्स के बाद वो बड़े ड्रामेस्टिक चैप्टर है हमारा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कॉम्पिटिशन्स में और एकेडमिक में तो ऑलरेडी है ही है। तो मुझे उम्मीद है, आई थिंक देयर इज नो डाउट टू फार्मुलेट दिस फार्मूला। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।